हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रिस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिस्पिरेशन क्या होता है और एनिमल्स में कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। पर आज हम लोग को पढ़ना है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में, उन प्लांट्स में एक्चुअली रिस्पिरेशन तो सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होता। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स, उन सभी में परफॉर्म होता है। पर इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए इन एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन या फिर सिस्टम बनाए गए हैं जिनके ज़रिए रिस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। शुरुआत में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले बता चुके थे शुरुआत में ही कि एनिमल्स को अलग अलग क्लासेस के बेसिस पे कैटेगरीज वाइज जब डिवाइड किया गया तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। यूनिसेलर का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या था, एक सिंगल सेल था और वहीं पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता था अकेले ही उस एक ऑर्गेनिज्म में। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिजम्स में तो एक यूनिसेलर से धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब आखिर ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ तो इनमें क्या बदलाव आया, इनमें क्या चेंजेस आए। तो इनमें चेंज यही आया कि जहाँ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल लाइफ प्रोसेस के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था, वहीं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में जब देखा गया तो एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता था। उसमें अलग अलग सेल्स को कुछ कैटेगरीज वाइज, ग्रुप वाइज क्लासीफाई करके अलग अलग उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जब हम लोग लोअर कैटेगरीज के एनिमल्स को देखते हैं यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जिनका एग्जांपल अगर लिया जाए तो अमीबा, पैरामीशियम, इन ऑर्गेनिजम्स में गैसेस के एक्सचेंज के लिए, दैट मीन्स रिस्पिरेशन के लिए जिस मेथड के जरिए इनमें रिस्पिरेशन होता है उसको डिफ्यूज़न कहा गया, ठीक है ना। क्या कहा गया, डिफ्यूज़न को, क्योंकि एक सिंगल सेल है वो पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से अपने प्लाज्मा के जरिए, डिफ्यूज़न के जरिए बाहर से ऑक्सीजन वगैरह ले सकता है, रिस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, ब्रीथिंग को परफॉर्म कर सकता है। बट जब हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मल्टी सेलर में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिनमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा था और कुछ ऐसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हुए जिनमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत मिनिमम था। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रा हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रा भी लोअर कैटेगरी का एक ऐसा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें भी क्या, रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना, क्या होता है आपका, कोई अलग ऑर्गन नहीं होता, वो डिफ्यूज़न ही होता है जिसके ज़रिए इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इनके ब्रीदिंग को, रिस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में सेल्स नंबर में इतने कम है कि वो अपने बॉडी सरफेस से ही क्या कर लेता है, इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन वगैरह को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है ना। पर जब हाइयर एनिमल्स की जब बात करते हैं जो मल्टी सेलर है, जैसे मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एबीज, ठीक है ना, इन सभी में अगर देखा जाए तो इन सभी में, ठीक है ना, रिस्पिरेशन को परफॉर्म कराने के लिए सिर्फ डिफ्यूज़न इनफ नहीं होगा। इस बेसिस पे रिस्पिरेटरी ऑर्गन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एनिमल्स में, ठीक है ना। एनिमल्स में बेसिकली 3 पार्ट में रिस्पिरेटरी ऑर्गन को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। सबसे पहला जो पार्ट हुआ उसको ट्रैकिया बोला गया, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रैकिया के जरिए क्या होता है, रिस्पिरेशन का फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना, उसको एक तरफ रखा गया। जिसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए हम लोग तो ग्रॉस हॉपर हो गया, टिड्डा, तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच, ठीक है ना, क्योंकि इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनमें रिस्पिरेशन को परफॉर्म कराने के लिए ट्रैकिया इनफ है, ठीक है ना। दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हुए, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो कैटेगरीज किया गया उसको, उसमें रिस्पिरेटरी जो दूसरा ऑर्गन था वो था गिल्स, ठीक है ना।
यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या था, गिल्स के जरिए रिस्पिरेशन को परफॉर्म कराया जाता था उनमें, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देखा जाता है, जैसे जितने भी आपके क्या होगा, जितने भी फीसेस वगैरह हैं, ठीक है ना, उन सभी में क्या होता है, गिल्स होता है। तो इसका एग्जांपल ये बोला जा सकता है कि इनमें गिल्स के जरिए रिस्पिरेशन को परफॉर्म कराया गया। और तीसरा होता है हमारा लंग्स, ठीक है ना। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में फेफड़ा उनके बॉडी में होता है और वो उसी लंग्स के जरिए अपने बॉडी के रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को पूरे धरती, मतलब इस अर्थ के पूरे ऑर्गेनिजम्स को 3 रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बेसिस पे क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ट्रैकिया को बनाया गया, दूसरा गिल्स को और तीसरा लंग्स को। ट्रैकिया वाले में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसमें क्या होता था, ट्रैकिया के जरिए रिस्पिरेशन होता था। गिल्स वाले में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें गिल्स के जरिए रिस्पिरेशन होता है। और तीसरा जो है, जिसको फेफड़ा बोला गया, लंग्स बोला गया, इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें क्या होता था, लंग्स के जरिए रिस्पिरेशन होता था, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि इन ऑर्गेनिजम्स में एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है जी, एक और स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम लोग स्किन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज़ किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल फ्रॉग सबसे बेहतर है, ठीक है ना। फ्रॉग्स में स्किन और लंग्स दोनों के ही जरिए क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ होता है, स्किन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये क्या करता है, एक पैसेज बनाता है, एक पाथ देता है, किसके लिए, रिस्पिरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बारी बारी से पूरे के पूरे रिस्पिरेटरी पाथ को अलग अलग कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नोज़ल, ठीक है ना, नोस्ट्रिल, नोज़ल पैसेज, नोज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स और ब्रोंकियोल्स, और सबसे लास्ट एल्वियोलर सेक, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली ब्लड कैपिलरीज। अगर पूरे के पूरे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को अगर डिवाइड किया जाए तो बस अगर इस तरह एरो में सजा दिया जाएगा तो इसका भी मतलब वही होगा कि पूरा का पूरा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसा परफॉर्म होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हमारा माउथ से लेकर एनस तक जाता था ना, एनस पे ख़त्म हो रहा था, तो बीच में और भी तो बहुत सारे ऑर्गन थे, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, रेक्टम, देन एनस। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को नोस्ट्रिल से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म किया गया है, ब्लड कैपिलरीज पे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक पाथ बनता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। बारी बारी से इन सबको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं कि नोस्ट्रिल होता क्या है, ठीक है ना। तो हमारा जो नाक है ना, नोज़, इसी को नोस्ट्रिल बोला जाता है, ठीक है ना। तो नोज का जो सबसे बाहर का आगे का जो हमारा जो गैप दिखाई दे रहा है, तो होल दिखाई देता है, ठीक है ना, इसी पोर्शन को नोस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है। नोस्ट्रिल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोस्ट्रिल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नोज़ क्या होता है कि हम लोग को क्या मिलता है, नोजल पैसेज, ठीक है ना। इस होल में जैसे हम लोग अंदर बढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक पैसेज, एक पाथ दिखाई देता है ना जी, तो उसको नोजल पैसेज बोला गया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें गौर करो कि एक छोटा सा कैविटी है कि नहीं, दोनों ही नाकों के, हमारे नाक के दोनों ही साइड है ना, इसी को नोजल कैविटी बोला जाता है। और इन दोनों होल्स को देखो तो एक पतला सा मेम्ब्रेन क्या किया है, दोनों हमारे नोज़ की होल्स को सेपरेट किया है, ठीक है ना। तो इसी
होल्स को जो सेपरेट कर रहा है इसको क्या बोला जाता है जी? नोजल सेप्टम बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि सेप्टम का मतलब एक ऐसा वॉल या दीवार जो क्या कर रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो इसको नोजल सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक बात बताना ज़रूरी है कि हमारा जो नोज़ होता है, इस नोज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। इस नोज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसको वेस्टिबल्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? वेस्टिबल्स कहा जाता है। यानी कि हमारे नोज़ का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको वेस्टिबल कहा गया, जिस पे रोम वगैरह होता है ना, हेयर होता है पतला पतला सा, छोटा छोटा सा, तो इसी को क्या कहा जाता है? वेस्टिबल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके ठीक बाद जब हम इसके बीच वाले सेंटर में पहुंचते हैं तो उस सेंटर को ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है ना। और इसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा अंतिम जो पार्ट है नोज़ का, उसको, ठीक है ना, रिस्पिरेटरी रीजन, ठीक है ना। नोज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहरी हिस्सा, सबसे बाहरी पार्ट वेस्टिबल्स, बीच का पार्ट ऑल्फैक्टरी रीजन, और सबसे अंतिम पार्ट यानी कि नोज़ जहाँ पे हमारे माउथ के जिस पोर्शन में जाके खुलता है वो सबसे अंतिम पार्ट है, उसको रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहा, रीजन कहा गया, ठीक है ना। तीनों का काम बता देते हैं। वेजिटेबल्स का काम होता है एयर्स को प्यूरिफाई करना, ठीक है ना। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे नोज़ के सबसे बाहरी हिस्सों में दिखाई देता है, ये क्या करता है? एयर को या फिर विभिन्न अलग अलग चीज़ों को क्या करता है? प्यूरिफायर करता है, पार्टिकल्स को वहीं पे रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग प्योर एयर को बॉडी के अंदर इनहेल कर सकें, ठीक है ना। जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है इसका काम क्या है? तो ऑल्फैक्टरी रीजन का सबसे बड़ा काम होता है स्मेलिंग करने का। हम लोग जो भी स्मेल करते हैं, जो महक हमको स्मेल का पता चलता है, वो इसी ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से पता चलता है, ठीक है ना। क्योंकि हम इंसानों में ये नोजल ऑल्फैक्टरी रीजन छोटा सा होता है, इसलिए हमारी स्मेलिंग जो पावर है वो कम होता है। पर जब हम लोग कुत्तों में जब इसको देखते हैं तो कुत्तों में ऑल्फैक्टरी रीजन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। इसी की वजह से अर्थ पे सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा स्मेलिंग का पावर डॉग्स के पास में होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी इसका रीज़न जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये बात याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्मेलिंग के लिए जो सबसे मेन उसका पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। इसी के वजह से वो स्मेल कर सकता है, ठीक है। और सबसे अंतिम और तीसरा पार्ट जिसको रिस्पिरेटरी रीजन कहा गया, तो इसका काम होता है क्या? ऑक्सीजन को, गैसेस को कहाँ लेके जाना? हमारे विंड पाइप में लेके जाना, ठीक है ना। चलिए, हमारा ये नोज रिस्पिरेटरी रीजन यहाँ पे ख़त्म होता है, जैसे ही हमारे माउथ के इस पोर्शन में ख़त्म होता है वहाँ पे एक छोटा सा पोर बना हुआ है, ठीक है ना। उसी पार्ट को, ठीक है ना, उसी पार्ट को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के ठीक नीचे, ठीक है ना, फेरिंग्स का जिक्र हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था, ठीक है ना, वहीं फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के ठीक नीचे लैरिंग्स होता है, ठीक है ना। फेरिंग्स भी क्या होता है? एक छोटा सा पोर होता है जो क्या करता है? कंबाइन कराता है एनर्जी माउथ को विंड पाइप और फूड पाइप से, ठीक है ना। तो फेरिंग्स के ठीक नीचे लैरिंग्स होता है। ये लैरिंग्स क्या करता है? विंड पाइप से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। लैरिंग्स जो होता है किससे जुड़ा रहता है? विंड पाइप से जुड़ा रहता है। विंड पाइप का मतलब है ऐसा पाइप जिससे हमारा विंड क्या होता है? हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ के बाद ओसोफेगस आता है नहीं, तो जो ओसोफेगस होता है और जो विंड पाइप होता है ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है ना, दोनों ही चीज़। और जहाँ एक फूड को क्या करता है? स्टोमक तक ले जाने का काम करता है, वहीं दूसरा पाइप क्या करता है? एयर को लंग्स तक लेके जाने का काम करता है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स के ठीक नीचे हमारा क्या होता है? लैरिंग्स होता है। इसी लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है जी। दैट मीन्स हम जीवों में, हम एनिमल्स में जो साउंड निकलता है वो इसी लैरिंग्स के वजह से निकलता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये लैरिंग्स नहीं होता या फिर लो डेवलप होता है उनमें आवाज़ नहीं निकलता, ठीक है ना। या फिर किसी कारणवश अगर ये डेवलप नहीं हो पाता तो वैसे लोग क्या हो जाते हैं? गूंगा हो जाते हैं। देखना कि हम लोग में कुछ लोग जन्म से गूंगा होता है, ठीक है ना। क्यों? तो क्योंकि उनके बॉडी में
उनके लैरिंग्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं हो सका, ठीक है ना। चलिए, वैसे विंड पाइप को ही ट्रैकिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। तो लैरिंग्स के ठीक बाद से हमारा क्या होता है, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया का शुरुआत होता है, ठीक है ना। ट्रैकिया 11 सेंटीमीटर लंबी ये क्या होती है, पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर तकरीबन 16 mm का होता है, ठीक है ना। ट्रैकिया जो होता है 11 सेंटीमीटर क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर क्या होता है 16 mm होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब बात करते हैं, चूँकि ट्रैकिया जो होता है हमारा, ठीक है ना, ये तो विंड पाइप है, इससे हवा पास करता है। तो एक बात बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लिए, इनहेल किए ऑक्सीजन को, और जब एक्सहेल करेंगे, तो जब एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान हवा बाहर जाता, तो इसके वॉल को तो पिचक जाना चाहिए था ना, पर क्यों नहीं पिचकता। इसका रीज़न है कि हमारे पूरे ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जी, जो क्या करते हैं, हमारे ट्रैकिया के वॉल को आपस में सटने नहीं देते, जिसकी वजह से हम लोग ईजीली रिस्पिरेशन को, ठीक है ना, ब्रीदिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाते और शायद हम लोग मर सकते थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिगर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैकिया, आप लोग को यहाँ पे फिगर में सब कुछ क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है, कि यही ट्रैकिया क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होके, ठीक है ना, दोनों ही लंग्स में क्या हो जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो ट्रैकिया जब दो पार्ट में जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उन्हीं दोनों पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रैकिया जिन दो पार्ट्स में डिवाइड होकर जैसे ही लंग्स में एंटर कर रहा है ना, तो चूँकि ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ इसलिए उसको क्या कहा गया, ब्रोंकी कहा गया, ठीक है ना। अगेन देखिए कि ये लंग्स में जैसे ही एंटर कर रहा है, ठीक है, ब्रोंकी के बाद लंग्स में जैसे ही एंटर करता है तो वहाँ पे भी ये बहुत ही छोटे छोटे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो वहीं लंग्स के अंदर जब ये छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, तब जाके इसी ब्रोंकी को क्या कहा जाता है, इसका नाम बदल जाता है, उसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और फाइनली यही ब्रोंकियोल्स जिस पार्ट में जाके इंड हो जाता है, यानी कि इन्हीं ब्रोंकियोल्स का जो एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसका एंडिंग पॉइंट छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको एल्वियोलर सेक बोला जाता है, ठीक है ना। और यही अंतिम वो पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन इन्हीं छोटे छोटे एल्वियोलर सेक में आके क्या होते हैं, एयर स्टोर होने लगते हैं। और चूँकि इन्हीं छोटे छोटे एल्वियोलर सेक से बहुत सारी हमारे बॉडी की मेन जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसी एयर सेक से होके क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। और यहीं पे फाइनली हमारे बॉडी में वो जो ऑक्सीजन जो एयर के साथ में आया हुआ है, तो वो ऑक्सीजन उस एयर से यानी कि एयर सेक से निकल के हमारे ब्लड में, और ब्लड से CO2 निकल के कहाँ चला जाता है, हमारे उसी एयर सेक के जरिए लंग्स में, लंग्स से फिर ब्रोंकी होते होते, ट्रैकिया होते होते हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। इस तरह ये पूरा का पूरा क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना, रिस्पिरेटरी प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाता है। खैर, अगर इसमें किसी भी तरह का आप लोग को अगर डाउट होता है तो अगेन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी बचता है इसके बाद का एक बार फिर से कल, अब ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है उसके बारे में कल पढ़ेंगे, यानी कि इन ब्रीदिंग और एक्स ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। ओके।